वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है OJ.edu में। ये एक एजुकेशनल चैनल है जो उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो एजुकेशन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान और नई नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं। आज हम इस नई वीडियो सीरीज़ में शिक्षा मनोविज्ञान को अपना एक पूर्ण टॉपिक मानकर इसमें कई लेक्चर हम बनाएंगे और आज की जो वीडियो है उस वीडियो का जो टॉपिक है वो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले उसके घटनाक्रम को हम थोड़ा समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत एरिस्टो, जिनका जन्म 384 बीसी में हुआ और जिनकी मृत्यु 322 बीसी में हुई, और उनके गुरु प्लेटो, जिनका जन्म 429 ईस्वी में और जिनका मृत्यु 347 बीसी में हुई, के विचारों से मानी जाती है। ये एक मजबूत विचार है कि इन दोनों शिष्य और गुरु के विचारों में इतनी क्षमता थी, इतनी पावर थी, जिनके विचारों के माध्यम को ही मनोवैज्ञानिक विज्ञान की महत्वपूर्ण घटनाओं की शुरुआत को माना गया। इन दोनों मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक विज्ञान की घटनाओं में सर्व पहली जो घटना थी वो थी इंडिविजुअल डिफरेंस की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो इनका जो पूरा एक क्रोनोलॉजिकल, अगर आप इनको याद करना चाहें तो आप एक छोटी सी टर्म्स के द्वारा याद कर सकते हैं। SPAA, ये थे आपके सोक्रेटिस, ये थे आपके प्लेटो, और ये थे एरिस्टोटल, और ये थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु हुए एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के गुरु हुए प्लेटो, और प्लेटो के गुरु हुए सोक्रेटिस। तो ये एंसेंट ग्रीक के ऐसे फिलोसोफर थे जिनकी फिलॉसफी आज जो आप मॉडर्न फिलॉसफी देखते हैं, जो कई क्षेत्रों में बटी हुई है, एस्ट्रोनॉमी और आपका बहुत सारे क्षेत्र हैं, ये उन सारी फिलॉसफी के वो आधारभूत फिलॉसफर थे जिनके विचारों पर पूरी फिलॉसफी टिकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं हम कि एरिस्टोटल कौन थे। एरिस्टोटल सन ऑफ फिजिशियन थे। ये इनको सन ऑफ फिजिशियंस कहा गया। फिजिशियंस बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं जो लोगों का इलाज करते हैं। दूसरा, ये जो इनका जन्म हुआ वो मैसेडोनिया में हुआ, जो ग्रीक में है, और इन्होंने द एकेडमी को अटेंड किया। अब इसको समझते हैं कि द एकेडमी क्या है। ये तो द एकेडमी ये इनके गुरु प्लेटो, ये इनके गुरु प्लेटो का उस टाइम का सबसे जैसे हायर इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, उसमें काफ़ी जो ब्रांचेस थी नॉलेज की, उनका ज्ञान प्लेटो के द्वारा दिया जाता था। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, और बहुत सारी जो ब्रांचेस थी उस टाइम, उस पूरे एंसेंट क्षेत्र में, पूरे एंसेंट ग्रीक जो था उसमें पूरे यही एक प्लेटो की द एकेडमी थी, जिसके माध्यम से शिक्षा को प्रसारित किया जाता था और जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तो प्लेटो ने उसको अटेंड किया, द एकेडमी को, और वो प्लेटो के प्रिय शिष्यों में भी गिने गए। उन्होंने अपने जो क्यूरियस माइंड था, जिज्ञासु जो उनके पास मन था, उसके माध्यम से वो प्लेटो के एक बहुत ही प्रिय विद्यार्थी के रूप में भी कंसिडर किए गए। और बाद में उन्होंने द एकेडमी छोड़ दी। उस द एकेडमी छोड़ने का जो रीज़न था वो ये था कि प्लेटो की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद अरस्तु को नहीं लगा कि कोई ऐसा इसमें गुरु है जिसकी वजह से मैं यहाँ रुकूँ।
फिर एरिस्टोटल एथेंस आए और उन्होंने फाउंडेशन रखा ल्यूसियम का। ल्यूसियम भी एक हायर इंस्टीट्यूशन था जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती थी, और इनका जो मोर फोकस था वो था जनरल नेचुरल साइंस पर। ये मतलब प्राकृतिक विज्ञान से बहुत गहराई से जुड़े थे। और एरिस्टोटल के विषय में ये भी कहा जाता था कि जितने भी ज्ञान के जो एग्जिस्टिंग क्षेत्र थे उसमें एरिस्टोटल की बहुत अच्छी जानकारी थी, उन पर बहुत पकड़ थी। उस टाइम में कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, वरना वो कंप्यूटर के क्षेत्र में भी काफ़ी नॉलेज रखते। आगे देखते हैं हम इनका जो जन्म, ये प्लेस है, ये ग्रीस में हुआ। ये ग्रीस आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप ग्रीस। आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द एडी एंड बीसी। तो विद इन 1 मिनट में हम एडी और बीसी को समझते हैं। पूरा जो आपका जो ऐतिहासिक टाइमलाइन है उसको एक क्रोनोलॉजिकल वे में लगाने के लिए हमने एडी और बीसी को ये हमने कंसिडर किया। इस का जो मूल बिंदु है हमने माना बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो उसको हमने 0 पॉइंट माना, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो एडी एनो डोमिनी एक ग्रीक वर्ड है, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, जिसको कॉमन एरा भी कहा जाता है, उसको कॉमन एरा में रखा यहाँ पर। और बिफोर क्राइस्ट उसको हमने बिफोर कॉमन एरा में रखा। तो ये थी आपकी टाइमलाइन एडी और बीसी को समझने की, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को हम एडी और बीसी में उनके बर्थ और डेथ को हम समझेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको ये समझाना चाहा। अब जो ये दोनों थे एरिस्टोटल और प्लेटो, तो इन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस, जो व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन को महत्वपूर्ण बताया। इनसे पहले कोई भी मनोवैज्ञानिक इस चीज़ को नहीं जान पाया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, और इसका एक मनोवैज्ञानिक जो एक शिक्षा है उस पर कैसे इसको प्रयोग किया जा सकता है, और उसको प्रयोग करके कैसे हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति का। तो इन दोनों ने वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, इंडिविजुअल डिफरेंस को। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मानसिक योग्यताओं के आधार पर अलग हो सकता है, कि एक व्यक्ति का अच्छा मैथमेटिक कैलकुलेशन अच्छी है और एक व्यक्ति की मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं इतनी अच्छी है। दूसरा, शारीरिक क्षमताओं के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। कोई 100 क्विंटल वजन उठा सकता है और कोई 20 किलो वजन उठा सकता है। तीसरा, इन्होंने कहा कि शील गुणों के आधार पर भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। आप एक चित्र के माध्यम से ये देख रहे हैं कि रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डोंट लाफ एट अदर। तो कोई मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, लंबाई में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और कोई मतलब कि एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का सम्मान करना चाहिए और उनको कभी भी नहीं देखना चाहिए किसी एक ऐसी भावना से जिसको उनको आहत हो। अब हम देखते हैं सील गुण। सील गुण एक बहुत ही अच्छा शब्द है ये सील गुण। इसको इन्होंने अगर बताया कि व्यवहार सील गुण क्या है, व्यवहार, विचार और भावना के दृष्टिकोण, अप्रोच को हम सील गुण कहते हैं। कि एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा है ये उसका सील गुण हो सकता है, उस व्यक्ति के विचार कैसे हैं ये उसके सील गुण हो सकते हैं, और वो कैसी भावना फीलिंग रखता है ये उसके सील गुण का एक एट्रीब्यूट है। सील गुण सिद्धांत का मानना है कि व्यक्तियों के सील गुण काफ़ी लंबी अवधि में भी बहुत सीमा तक अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का सील गुण है सत्य बोलना, तो वो कितनी भी कठोर परिस्थितियां क्यों ना आ जाए वो सत्य बोलने से नहीं घबराएगा। और किसी व्यक्ति का जो सील गुण है वो है दूसरों से ईर्ष्या करना, तो वो कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो कि वो दूसरों से ईर्ष्या कर ही पाएगा। तो ये सील गुण होते हैं जो एक बहुत ही सीमित, मतलब एक लिमिट तक जाकर भी परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। और इन्होंने अगला जो ये बताया कि इन्होंने लोगों के लिए उपयुक्त शिक्षा, मन चालक कौशल जिसको हिंदी में कहते हैं साइकोमोटर और इंग्लिश में इसको कहते हैं साइकोमोटर स्किल्स को उन्नत करने तथा नैतिक शिक्षा की सीमाओं, लिमिटेशन पर अधिक बल दिया। नैतिकता क्या है? नैतिकता अच्छाई और बुराई से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। और शिक्षा क्या है? जो ऐसी शिक्षा जो हमें समाज में
अच्छे चरित्र का विकास कर पाए, वो नैतिक शिक्षा है। तो ये है कुछ नैतिकता से जुड़ी हुई चीज़ें। जैसे चरित्र विकास में हम देखेंगे, इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार कुछ ऐसा सीखने में हमारी मदद हो जिससे सबकी रक्षा हो सके और इस पृथ्वी को और सशक्त बनाया जा सके और उज्जवल भविष्य हम लोगों का बना सके। तो हम कह सकते हैं कि नैतिकता वह गुण है या नैतिकता वो शिक्षा है जो समाज के प्रति एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास कर सके और समाज तथा देश का हित कर सके। तो ये है कुछ नैतिकता से जुड़ी हुई चीज़ें। आगे अरस्तु ने सबसे पहले ये बताया कि विचार, जो आपका आइडिया है, उसका एसोसिएशन, जो आपके विचार हैं उनका आपस में जो एसोसिएशन है, उनके होने से ही आप में अंडरस्टैंडिंग, बोध या रिकॉल में मदद मिलती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने बताया, ये उनका रिसर्च का एक पार्ट था कि विचारों का जो एसोसिएशंस है, जो विचार एक दूसरे से मिलते हैं, उनसे ही हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। अरस्तु और प्लेटो के बाद हमारे पास जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है जॉन कमेनियस। इनका जन्म हुआ 1592 में और इनकी मृत्यु हुई 1670 में। जॉन कमेनियस जो एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वो उम्र के हिसाब से प्रभावित होती है। माना कि एक बच्चा 6 वर्ष में पढ़ना स्टार्ट करता है और एक बच्चा 3 वर्ष में पढ़ना स्टार्ट करता है। तो जो बच्चा 3 वर्ष में पढ़ना स्टार्ट करेगा, जब वो 10 वर्ष में आएगा तो उसके अंदर जो सीखने की क्षमता है वो अलग होगी, और एक जो बच्चा 6 साल में अपनी शिक्षा को आरंभ करता है उसमें अलग होगी। तो ये उन्होंने बताया कि एक बच्चा जो सीखने की क्षमता का उम्र से क्या तालमेल है। तो इन्होंने बताया कि बच्चे की जो उम्र का अंतर है वो सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है जॉन लॉक। इनका जन्म 1632 में हुआ और इनकी मृत्यु 1704 में हुई। इन्होंने एक ऐसी परिकल्पना बनाई, एक ऐसी हाइपोथेसिस बनाई। देखो, हाइपोथेसिस को बना सकते हैं, हाइपोथेसिस को समझते हैं। जैसे एक आप परिकल्पना बना सकते हैं कि यदि किसी रूम में लाइट ऑफ है तो ऑब्वियसली उस रूम में जो भी व्यक्ति होगा वो सो रहा होगा। ये एक कल्पना है। और दूसरी कल्पना, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यदि बारिश हो रही है तो पानी बह रहा होगा। ये दूसरी परिकल्पना। तो उसी प्रकार जॉन लॉक ने एक परिकल्पना बनाई कि व्यक्ति मूलतः एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण सीखता है। जो बाहरी बल है, जो बाहरी आवेग हैं, उनके द्वारा उनसे प्रभावित होकर सीखता है। ये कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे बाहर हम ये देखते हैं कि जब एक बच्चा बाहर घूमता है तो वो उसके बाहर के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है और बाहर की चीज़ों को घर में आकर अनुकरण करता है, उसको सीखता है। और इनका दूसरा विचार था कि मन, जो माइंड है, वो बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह है, टेबुला रेस के समान होता है, जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ लिखता है, जो उसको क्या करते हैं अगले जीवन, मतलब जैसे आपकी लाइफ स्पैम है पूरा, जो पूरे जीवन में जो आप एक्सपीरियंसेस करते हैं उसी को आप माइंड में अपने उतारते हैं। इस कारण जॉन लॉक को अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म का जनक भी कहा जाता है। इनके बाद अगले मनोवैज्ञानिक है हमारे पास जे रूसो। ये एक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक हैं जिनका जन्म 1712 में हुआ और मृत्यु 1718 में, तो सॉरी 1778 में। शैक्षिक अध्यापन, इनका एजुकेशनल पेडागोजी के सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए कि एजुकेशनल जो पेडागोजी है उसको कैसे हम बच्चों को सिखाएं और उन शिक्षकों को कैसे ट्रेन करें जो बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हैं। तो इन्होंने बताया कि बच्चों को स्वाभाविक रुझान, नेचुरल इंक्लिनेशंस के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब कि बच्चे का कैसा नेचुरल स्वभाव है। यदि बच्चा खेल शिक्षा से ज़्यादा जुड़ता है तो उसको खेल शिक्षा, खेल में हम उसको दे सकते हैं। यदि बच्चा प्रकृति के साथ ज़्यादा अपना रुझाव रखता है तो उसको नेचुरल के माध्यम से हम सिखा सकते हैं, प्रकृति के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया। और इनका जो अगला पॉइंट है, इन्होंने बताया कि इनकी प्रसिद्ध
जो बता रहे इमाइल, जो बुक थी जो 1762 में प्रकाशित हुई, इस बात पर उस बुक में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि व्यक्ति का जो ज्ञान अर्जन है उसकी अनुभूति के कारण होता है। अनुभूति को आप समझ सकते हैं, जैसे आप एक जलती हुई आग में यदि हाथ रखें तो आपको बहुत ही जल्द जलने का अनुभूति होगी और आप तुरंत उसको पीछे हटा लेंगे। तो ये होता है कुछ अनुभूति।